Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. तो today I am here to discuss the topic of CGS और the format of CGS questions. ठीक है, आज हम बात करने लगे हैं CGS के फॉर्मेट की और CGS है क्या ये मैं आपको बताऊंगी। और CGS जो है वो कौन से चैप्टर का नाम है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका दूसरा नाम है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है बीकॉम का, उसमें चैप्टर नंबर जो 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम CGS कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने लगी हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है और आपके क्वेश्चन इसके मुताबिक कैसे सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, मैंने चैप्टर नंबर 5 निकाले जिसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब इसको करने का क्या तरीका है, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मेट बनाने लगी हूँ। अब फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने पेज को रेडी किया हुआ है। सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम हो, ABC कंपनी हो या जो भी कंपनी का नाम उससे मेंशन किया हो, आपने सबसे पहले कंपनी का नाम मेंशन किया। देन आपने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। आप बनाने लगे हैं मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट आपने क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड December 31 या जो भी डेट उससे मेंशन की होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये वाला फॉर्मेट फिल करना, कंपनी का नाम लिखना है, फिर आपने लिखना है कि आप बनाने क्या लगे हैं, कौन सी स्टेटमेंट बनाने लगी, आपने वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है और ईयर एंडेड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 लाइन्स लगा ली और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी अमाउंट आ गई। अब सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो इस फॉर्मेट का हिस्सा है वो क्या है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट करना। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है, सबसे पहले आप लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस। ठीक, परचेजेस आपने लिखी, परचेजेस में आप लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न। अगर आपके पास उसने परचेजेस रिटर्न दी हुई हैं तो आप उसे यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, और अगर उसने फर्दर आपको कोई चीज़ गिवन की है, लाइक उसने आपको बता दिया जी ट्रांसपोर्टेशन इन है या कैरिज इन है, तो आप क्या करोगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरिज इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। अगर वो 2 चीज़ें गिवन करता है तो वो इसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब ये चीज़ें जब ऐड हो जाएंगी तो आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस, जो कि इस कॉलम में आ जाएंगे। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, ये INV मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इन्वेंट्री क्या है आपकी, स्टॉक। इन्वेंट्री ओपनिंग लिखिए। अब याद रखें कि इन्वेंट्री ओपनिंग कोई भी गिवन हो, वो किसी भी की ओपनिंग हो, वो हमेशा ऐड होगी। उसमें आपने ऐड कर दिया किसको, परचेजेस को। परचेजेस अगर आपके पास हैं तो आपने पहले तो आउटर में लिख लेना है। अगर उसके पास रिटर्न या ये ट्रांसपोर्टेशन इन नहीं है तो आप डायरेक्ट इस कॉलम में आ जाएंगे। बट इन केस अगर आपके पास रिटर्न है तो आप उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर आप ट्रांसपोर्टेशन इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे परचेज डिस्काउंट भी वो दे दे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें अगर गिवन है तो ये लेस हो जाएंगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन या कैरिज इन दिया हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस, जो आप आउटर कॉलम में लिखकर लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या लेस किया जाएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब देखें, ओपनिंग हमेशा ऐड होगी तो क्लोजिंग हमेशा लेस होगी। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ओपनिंग हमेशा अगर ऐड होगी तो क्लोजिंग हमेशा लेस होगी। तो मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग को क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर जो मेरे पास अमाउंट आएगी उसका नाम होगा मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड। ये 2 नाम हम इसको देते हैं। अब इसकी जो अमाउंट आएगी वो हमारे आउटर कॉलम में चली जाएगी। ठीक है,
मटेरियल जो है, अगर आपने मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आपने उसको पहले इनर कॉलम में लिखना है, देन जब उसकी आपके पास अमाउंट आ जाएगी क्लोजिंग माइनस करने से तो फिर आपने आउटर कॉलम में चले जाना। ठीक है, देखने में लग रहा होगा ये फॉर्मेट मुश्किल है, बट जब आप इसे एक दो दफ़ा क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। जैसे आप लोग फार्मूलाज याद करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, सेम एज़ अगर आपको CGS का फॉर्मेट आता होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये फॉर्मेट नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ना प्लस माइनस करने से, जैसे मैंने यहाँ पे इन सबको प्लस किया तो मेरे पास ये जो आंसर आया तो मैंने इसको भी नाम दे दिया। ठीक है, जैसे मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। अब मैंने क्या किया जी, माइनस किया तो फिर मेरे पास जो अमाउंट है उसका भी नाम आ गया, यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि ये थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, पर ये फॉर्मेट आसान है। अगर आप इसे 2 से 3 दफ़ा जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फर्दर क्या ऐड होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर दूंगी मैं इसमें, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट आएगी उसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगी उसका नाम क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नेक्स्ट FOH, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को मैं ऐड कर दूंगी, तो फिर मेरे पास अमाउंट आएगी, जो अमाउंट आएगी उसका नाम होगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहली एक वीडियो में बताया हुआ है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, मटेरियल, लेबर एंड FOH। यहाँ पे मैंने मटेरियल को भी यूज़ किया, मैंने लेबर की भी बात कर दी और मैंने FOH की भी बात कर दी। ठीक है, अब इसमें FOH में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, फर्दर जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि FOH में क्या क्या आ जाता है। FOH में हमारे पास इनडायरेक्ट मटीरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है, सुपरविज़न आ जाती है, और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें वो हमें देता है, सुपरविज़न, हीट एंड पावर एंड लाइट। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस आते हैं तो वो मैं आपको फर्दर अगले क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगी वो कहाँ पे कहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर इसमें ऐड होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग, इसकी भी ओपनिंग आएगी। अब जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि ओपनिंग किसी की भी होगी वो ऐड होगी। ठीक है, ओपनिंग किसी की भी होगी तो वो ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसका नाम ये है। अब इसके बाद इसमें क्या माइनस होगा, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग माइनस होगी तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, MFT का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ओपनिंग को मैंने ऐड किया, तो जो अमाउंट आई उसका नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग को लेस किया तो मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ऐड होगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हो जाएगा, दोबारा से मैं 2 लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। अब दोबारा से इन्वेंट्री ओपनिंग आ गई, जैसे मैंने पहले बताया कि ओपनिंग्स हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें माइनस हो जाएगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब इन्वेंट्री क्लोजिंग अगेन आई है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपके पास आंसर जो आएगा उसका नाम होगा CGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब याद रखें ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ स्किप होती है एक्सेप्ट दीज थिंग्स तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है। अगर आपके पास ओपनिंग इसकी नहीं है या मटेरियल नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके पास क्लोजिंग्स नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर लेबर नहीं है तब भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। एफएच नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं ये मस्ट होंगी, देन यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो और अगर ये चीज़ें गिवन ना हो तो आप इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आगे फर्दर आएंगे जिसमें आपको ये चीज़ें गिवन नहीं होंगी। आपने उसको क्या करना है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपने उसको फाइंड आउट करना है, फिर उसको यहाँ पे पुट करना है, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ सीजीएस। ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ सीजीएस का फॉर्मेट बताया। अब फॉर्मेट बताया है, अब साथ ही इसमें रिक्वायर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, फिर ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो फिर इसका फॉर्मेट भी देख लेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ को कैसे मैंने पुट किया। ठीक है। अब आप अपना आपके पास जो भी बुक होगी, मतलब स्टेटमेंट मैंने आपको जो है फॉर्मेट तो मैंने बता दिया। अब आपके पास किसी भी एडिशन की बुक है या किसी भी ऑथर की बुक है, आपने उसके क्वेश्चन नंबर 1 को निकालें। वहाँ पर आपको सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद आप आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सुहेल अफजल की बुक है। ठीक है। सुहेल अफजल की बुक है मेरे पास। तो ये एडिशन जो है, अब एडिशन तो मुझे याद नहीं है कौन सा एडिशन है, तो पर इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया चैप्टर नंबर 5 से। पर ये है कि ये क्वेश्चंस आपको मास्टर लेवल में भी जाके सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सेम इसी तरह से। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने निकाल लिया है, प्रॉब्लम नंबर 1 इसकी। और मैं जो बता रही थी जैसे कि मास्टर्स लेवल में भी अगर आपको सीजीएस रिक्वायर्ड होगा तो वो भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, सेम इसी फॉर्मेट से सॉर्ट आउट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू द ऑपरेशन ऑफ अल अलीम इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड December 31, 20। अल अलीम कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में नाम लिखा था वो अल अलीम कंपनी का ही लिखा था। ठीक है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा कि परचेजेस, तो परचेजेस का मैंने आपको बताया था परचेजेस हमेशा ऐड होती हैं। रॉ मटेरियल परचेज कर रहा मतलब मटेरियल परचेज कर रहा है 2,50,000 का। साथ उससे मुझे बताया है डायरेक्ट लेबर, ये भी हमने यूज़ किया था वर्ड डायरेक्ट लेबर, उसने मुझे गिवन किया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एफएच उसने दिया हुआ है, जो मैं एफएच वर्ड यूज़ करी थी, फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर है 1,50,000, इसका 80% लेंगे, जो निकालेंगे वैल्यू, वो आपकी क्या कहलाएगी, एफएच कहलाएगी। फिर उसने बात की आगे जनवरी 1 और 31 दिसंबर की। मटेरियल दिया हुआ है, यानी कि रॉ मटेरियल दिया हुआ है 25,000 जनवरी का और दिसंबर का 35,000। अब हमें पता है साल जब शुरू होता है तो कौन सा मंथ होता है, जनवरी का, और जब साल एंड होता है तो कौन सा मंथ होता है, दिसंबर का। इट मीन्स कि जनवरी वाली जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो हमारी ओपनिंग है और दिसंबर वाली जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो हमारी क्या है, क्लोजिंग है। ठीक है। ये हमें डेट से पता चल गया, यानी कि मंथ से। आगे उसने बताया वर्क इन प्रोसेस, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, उसने मुझे बताया कितना है, जनवरी का 30, यानी कि ओपनिंग उसका 30,000 है, और दिसंबर यानी कि क्लोजिंग का कितना है, 28,000। आगे उसने बताया फिनिश गुड्स यानी कि 48,000, और फिर उसने मुझे बताया 50,000। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, मैंने फॉर्मेट अभी आप लोगों के सामने बनाया था, इसी के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट करके आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। ठीक है। इन्वेंट्री ओपनिंग मेरे पास कितनी है बुक में, इन्वेंट्री ओपनिंग है 25,000। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 25,000। ठीक है। अब साथ इसमें मैंने लिखा था परचेजेस। ठीक है। अब मेरे पास परचेजेस उसने कितनी दी थी, रॉ मटेरियल परचेज कितना दिया था, 2,50,000। अब मैं इसमें 2,50,000 को ऐड कर लूँगी, यानी कि नेट परचेजेस में डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2,50,000, क्योंकि यहाँ पे परचेजेस रिटर्न नहीं थी। ठीक है। यहाँ पे परचेज डिस्काउंट भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इन भी नहीं थी, यानी कि 0 बैलेंस। ठीक है। अब इन सब को मैंने क्या किया, यानी कि 25,000 में अब 2,50,000 को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी। फिर जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो क्या आएगा, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2,75,000। ठीक है। आगे उसने मुझे कहा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग को मैंने माइनस करना है, तो क्लोजिंग कितनी मुझे उसने गिवन की है, 35,000। ठीक है। अब इसको मैं 35,000 को माइनस कर दूँगी।
अब मैं 35,000 को क्या करूँगी, लेस करूँगी, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज़ यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया। सिंपली मैंने सबसे पहले इन्वेंट्री ओपनिंग को लिखा, फिर उसमें मैंने परचेजेस को ऐड किया, यानी कि परचेजेस में मुझे रिटर्न भी नहीं थी, डिस्काउंट भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इन भी नहीं थी, मतलब ये तीनों बैलेंसेस ज़ीरो थे। तो मेरे पास डायरेक्ट नेट परचेजेस आ गई, वो कितनी थी, 2,50,000 जो उसने क्वेश्चन में दी हुई थी। मैंने ओपनिंग में इसको ऐड किया तो अमाउंट आ गई 2,75,000। अब 2,75,000 में से मैंने फिर क्या लेस करना है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग यानी कि 35,000 जो गिवन था उसको लेस किया तो मेरे पास आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कितना है, 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऐड क्या करना था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सारी बात फॉर्मेट की, अगर आपको फॉर्मेट आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा हुआ तो मैं सिंपली वैल्यूज़ को पुट डाउन कर रही हूँ। अब मेरे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि अगर वो नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे उसने दी हुई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मेरे पास कितनी क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है, उसने बताया हुआ डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,50,000। अब 1,50,000 को मैं इसमें क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। अब जब मैं 1,50,000 को इसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो मेरी क्या कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, 1,50,000 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 3,90,000। ठीक, अब इसमें ऐड मैंने आगे फर्दर क्या करना है, एफ एच उसने मुझे बताया है, बुक में उसने मुझे बताया एफ एच कितना है, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एफ एच कितना है, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी एफ एच डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,50,000। अब 1,50,000 का मैं 80%, सिंपली जिस तरह आप लोग परसेंटेज चार्ज करते हैं आप सिंपली परसेंटेज चार्ज करेंगे। अब वो कैसे चार्ज करेंगे, मैंने लिखा है 1,50,000 का मैंने 80% ले लेना, तो मेरे पास अमाउंट आ गई है 1,20,000। ये मेरा क्या कहलाएगा, एफ एच कहलाएगा। अब मैंने यहाँ पे 1,20,000 को डायरेक्ट लेबर यानी कि प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देना, यानी कि 3,90,000 जो हमारे पास प्राइम कॉस्ट थी, मैंने इसमें इसको ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 5,10,000। ठीक है, सिंपली मैंने अभी तक वैल्यूज़ को पुट डाउन किया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट लेबर था 1,50,000, आ गया 3,90,000 ऐड करने से, फिर हमारे पास एफर्ट्स था 1,50,000 का 80%, मैंने 80% चार्ज किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1,20,000। 1,20,000 को प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो अमाउंट आ गई 5,10,000। ठीक है, अब फर्दर इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड करनी है, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी दी हुई है बुक में, उसने मुझे बुक में दी हुई है 30,000। ये देखें वर्क इन प्रोसेस कितना है, जनवरी का 30,000। अब मैंने 30,000 वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री ओपनिंग है 30,000, इसको मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर ऐड कर लूँगी। 5,10,000 में 30 को ऐड किया तो 5,40,000 आ गया। ठीक, अब इसमें लेस क्या करूँगी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब क्लोजिंग उससे मुझे कितनी दी हुई है, 28,000। ठीक है, नज़र आ रही है बुक में, 28,000 उसने मुझे दी हुई है। तो 28,000 को मैं इसमें से क्या कर दूँगी, लेस कर दूँगी, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। माइनस करने से अमाउंट आ गया हमारे पास 5,12,000। ठीक है, अब इसमें फर्दर मैंने क्या ऐड करना था, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। अभी देखें सिंपली मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ फॉर्मेट के अंदर, अगर फॉर्मेट आता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है गिवन, फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी है, 42,000। 42,000 को मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर ऐड कर लूँ। 42,000 को मैं ऐड कर लूँगी 5,12,000 जो हमारे पास अमाउंट आई थी। 42,000 को ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 5,54,000। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मैंने क्या लेस करना है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग कितनी है, 50,000। 50,000 को मैं माइनस करूँगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CGS आ जाएगा, 5,04,000। ये हमारी क्या है, CGS है, 5,04,000 माइनस करने से। और बुक में इसका आंसर देखें, सेम वही आया जो हमने फाइंड आउट किया है। CGS का आंसर कितना है, 5,04,000, जो मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिया है।
ठीक है, 5,04,000 यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट ठीक है, 5,04,000 मैंने आपको आंसर फाइंड आउट करके बता दिया। अब सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज को याद करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेम एज सीजीएस को करने के लिए आपको अगर फॉर्मेट आता होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने सिंपल फार्मूला जो फॉर्मेट था उसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट किया तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर आगे वाले क्वेश्चंस में वो चीज़ें मुझे गिवन नहीं करता, मुझे उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, पहले इस फॉर्मेट को याद करना है। फॉर्मेट को याद करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फॉर्मेट तब भी याद हो जाएगा जब आप 2 से 3 दफ़ा इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फॉर्मेट मुश्किल नहीं है। जब आप इसे यूज्ड हो जाएंगे करने के लिए तो फिर आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हम करवाते भी पहले हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और पेपर में इसमें से 2 से 3 सवाल समटाइम वो आपको दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा देन यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।